हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकांत शर्मा। वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। अपन जो 12th क्लास का जो टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें अपन लास्ट जो कल जो किया था कैलकुलेट ईएमएफ इन डिफरेंट कंडक्टर्स, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। उससे आगे चलते हैं। कल जो करवाया था उसमें करेक्शन है। क्या करेक्शन है? जो अपन यूनिफॉर्म मोशन करवाए थे, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन of a conductor, sorry, of a rectangular loop, of a rectangular loop in, वहां पे मैंने लिखवाया था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट उसकी जगह होगा नॉन यूनिफॉर्म। हेडिंग जो डलवाई थी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जगह होगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि अपन ने जो रेक्टेंगुलर लूप रखा था, रेक्टेंगुलर लूप जो वहां पे रखा था, वहां पे अपन ने रेक्टेंगुलर लूप में, ये रेक्टेंगुलर लूप था अपने पास, तो इस रेक्टेंगुलर लूप में ये साइड ए बी सी एंड डी थी। तो यहाँ पे ए बी जो साइड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मानी थी B1, और सी डी साइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मानी थी B2। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। सेकंड अपन ने क्या माना था कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ए बी जो साइड है उस पे वैल्यू जो है B2 के कंपेयर में क्या है, लार्ज है, ये भी माना था अपन ने। तो इससे आगे चलता है। अपन ने निकाल क्या लिया था कल कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, कोई भी रेक्टेंगुलर लूप है उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अपन की वैल्यू जो आई थी वो आई थी B1 माइनस B2 LV। यहां तक अपन ने कर लिया था। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने पास आ गया था E इज इक्वल टू B1 माइनस B2 LV आ गया था। इससे आगे जब देखें तो ये यहाँ जो रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था अपन ने इसको, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट दे रखा है। अब ये क्या कर रहा था, रेक्टेंगुलर लूप v वेलोसिटी से अपन ने इस साइड में मूव करवाया था। न्यू जो इसकी स्टेप आई थी, मतलब न्यू जो अपन ने डेराइव किया था, न्यू जो इसकी कंस्ट्रक्शन थी a डैश b डैश c डैश एंड d डैश। न्यू जो इसकी शेप थी वो क्या आ गई थी, a डैश b डैश c डैश d डैश। ये कितने टाइम में कवर किया था? डेल्टा टी टाइम में। तो यानी इसके द्वारा डिस्टेंस जो कवर की गई थी वो कितनी थी, v डेल्टा टी। ऐसे यहाँ पे भी क्या था, v डेल्टा टी। इसमें भी ये कितना था, v डेल्टा टी। कवर डिस्टेंस तो सभी जगह क्या होगी, सेम ही होगी। तो यहाँ पे कवर डिस्टेंस कितनी आ गई थी, v डेल्टा टी। अब इससे आगे देखते हैं। अपन ने इंड्यूस्ड ईएमएफ रेक्टेंगुलर जो लूप है जहां कहां पे रखा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि रखा हुआ है, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, B1 माइनस B2 LV आ गए थे अपने पास। अब मान लेते हैं ये जो रेक्टेंगुलर लूप है उसका रेजिस्टेंस कितना मान ले, I मान ले। कितना मान ले, I यदि मान ले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब इसमें रेजिस्टेंस कैपिटल R माना है, तो करंट इसमें प्रोड्यूस होगा। करंट की जो वैल्यू होगी I इज इक्वल टू क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट की जो वैल्यू कितनी होगी, E अपॉन में R। मैंने लेंज लॉ या फिर फेराडे सेकंड लॉ बताया था कि, या फेराडे फर्स्ट लॉ, यदि कोई कॉइल है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है और क्लोज सर्किट यदि दे रखा है तो करंट भी क्या होगा, उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसमें जब वैल्यू रखेंगे I की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, B1 माइनस B2 LV अपॉन में कैपिटल R। ये अपने पास क्या आ गया, करंट की वैल्यू आ गई। ये अपन आगे काम में लेंगे। अभी देखो इसमें आगे क्या करना है। अब इसमें क्या करना है, इंड्यूस्ड जो करंट है उसकी डायरेक्शन भी यदि देखें तो डायरेक्शन क्या करेंगे अपन, राइट हैंड लॉ, फ्लेमिंग राइट हैंड लॉ लगाएंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड लॉ क्या था, यदि राइट हैंड की जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो कंडक्टर है उसके मोमेंट को, यानी उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो फर्स्ट फिंगर जो है, फर्स्ट फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। और जो मिडिल फिंगर है या फिर सेकंड जो फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट की डायरेक्शन को। तो इस पे जब अप्लाई करेंगे तो देखो इसमें थंब जो है वो तो किसके साइड में, वेलोसिटी डायरेक्शन इस साइड में मूव कर रहा है, तो ये थंब इस डायरेक्शन में हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये जो बोर्ड दे रखा है इसके परपेंडिकुलर इन साइड में, और तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये सेकंड फिंगर या फिर मिडिल फिंगर है उसके डायरेक्शन में, एंड जो करंट की डायरेक्शन इस साइड में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा।
करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ए, ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन होगी, कौन सी डायरेक्शन है, ए बी सी डी ए, ओके। तो ये करंट की डायरेक्शन, करंट की जो वैल्यू है वो अपने पास यहाँ आ गई V1 माइनस V2 एल वी अपॉन में कैपिटल आर। अब देखो इससे से रिलेटेड जो नया टॉपिक है, इसी से रेक्टेंगुलर लूप है, उसमें अपन जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको जब अप्लाई करवाते हैं तो वहां पे क्या हुआ, एनर्जी का कंजर्वेशन भी होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसी से रिलेटेड टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे होगी, एक तो क्या होगा, जब इसमें ये मूव जब कर रहा है तो इसमें कुछ अप्लाइड फोर्स होगा। अप्लाइड फोर्स कैसे होगा देखना, राइट हैंड लो ही लगाएं, राइट हैंड लो, जैसे बी साइड पे अपन देखें अप्लाइड फोर्स कैसे होगा, अप्लाइड फोर्स थंब तो किसको रिप्रेजेंट कर, करंट की डायरेक्शन को, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, और जो पाम है, पाम जो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को। तो जब ए बी साइड पे जो फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो मान लेते हैं F1 मान लेते हैं, और जो सी डी साइड पे जो फोर्स लग रहा है वो मान लिया F2। ए बी साइड है उस पर फोर्स कितना मान लिया F1, ऐसे सी डी साइड है उस पर फोर्स मान लिया F2। पहले डायरेक्शन शो नहीं करता है, इसमें देखते हैं कि फोर्स कौन सी साइड में लगेगा। राइट हैंड पाम लो लगाएं, राइट हैंड पाम लो के अकॉर्डिंग क्या होता है, थंब जो है वो तो किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट की डायरेक्शन को, और जो फिंगर्स है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को। तो ये जो पाम जो जिस साइड में अपन को इसको धक्का जिस साइड में लगाएंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को, यानी उस साइड में फोर्स अप्लाइड होगा। तो यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो इसमें देखो करंट ऊपर के साइड में है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोर्ड के इस साइड में, तो ये एबी जो साइड है उस पे जो फोर्स लेफ्ट साइड में अप्लाई होगा, यहाँ पे फोर्स F1 जो है इस साइड में अप्लाई हो जाएगा। ऐसे जब सीडी साइड की बात करें, सीडी साइड पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, करंट की डायरेक्शन नीचे की साइड डाउनवर्ड है, सी से डी की तरफ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, बोर्ड के परपेंडिकुलर इन साइड में है। तो अप्लाइड जो फोर्स है वो क्या लगेगा, राइट साइड में लगेगा, यानी F2 जो है इस साइड में लगेगा। तो अब निकालें वैल्यू जो निकालें, तो इसमें कैसे निकालें वैल्यू, अपने पास कैसे निकलेगी, इसमें F1 की जब वैल्यू निकालेंगे, F1 का फॉर्मूला कौन सा लगाना है, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा यानी फॉर्मूला क्या था, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एल और बी के बीच का, एल तो ये है और बी इनसाइड है, दोनों परपेंडिकुलर है, साइन 90 आएगा, यानी साइन 90 जब काम में लेंगे तो यहाँ पे B1 तो कितना हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू ओनली कितना बचेगा, BIL ही बचेगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी। अब देखो इसमें डायरेक्शन जो है वो कौन साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट, जो F1 जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड में, ऐसे ही F2 कौन सा हो जाएगा, F2 जो है वो क्या हो जाएगा, BIL ही आएगा वो भी, सॉरी यहाँ पे B1, इसमें क्या आ जाएगा B2। तो इसमें जो डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, राइट साइड में। जो साइड AB है उस पे जो अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो तो वैल्यू है B1, करंट की वैल्यू दोनों में सेम है, I करंट फ्लो होगा कंप्लीट, जो रेक्टेंगुलर लूप है उसमें कंप्लीट में करंट क्या होगा I, और जो लेंथ है AB और CD दोनों की लेंथ कितने मान ली, L मान ली, तो अप्लाइड फोर्स ये हो गया। तो नेट फोर्स यदि देखें, नेट फोर्स यदि देखें तो देखो इसमें दोनों के मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और डायरेक्शन में क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो अप्लाइड कितना हो जाएगा, F1 F2, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो F1 माइनस F2 करेंगे। अब F1 को पहले क्यों लिखा है, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में मान लिया था कि जो B1 है वो लार्ज है B2 की कंपेयर में। अब B1 जब लार्ज है B2 की कंपेयर में, तो यहाँ पे F1 लार्ज होगा F2 की कंपेयर में, तो यहाँ पे दोनों की बीच में माइनस आए, तो पहले F1 को राइट कर दिया, तो नेट फोर्स आ गया। अब यहाँ पे अपन यदि वर्क डन यदि फाइंड आउट करें, वर्क डन यदि फाइंड आउट, इसमें वैल्यू रख दें, F1 की वैल्यू कितनी रखेंगे, B1 IL माइनस B2 IL, तो B1 माइनस B2 IL, ठीक है। अपने पास I की वैल्यू आ गई थी, कितनी निकाली थी अपन ने, I की वैल्यू जो अभी निकाली थी B1 माइनस B2 L V अपॉन में कैपिटल R। तो ये वैल्यू यहाँ पे जब रखेंगे तो नेट फोर्स जो है वो कितना आ जाएगा, नेट फोर्स जो है वो वैल्यू आ जाएगी अपने पास B1 माइनस B2, I की वैल्यू पुट कर दे इसमें, कितना हो जाएगा B1
माइनस B2। अब देखो यहाँ पे एल ये दे रखा ऑलरेडी, एक एल ये वाला दे रखा, तो कितना एल स्क्वायर, साथ में क्या है वी, अपॉन में कितना आ जाएगा आर, ये आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो अप्लाइड जो फोर्स है वो कितना कर दोगे आप, B1 माइनस B2, नेट जो फोर्स है B1 माइनस B2 एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, और यहाँ पे V भी आएगा V, तो इसमें हम V अपॉन में कितना आ जाएगा, कैपिटल आर होगा, V आएगा भी, तो क्योंकि नेट फोर्स ओनली V रहेगा। अब यहाँ पे देखो इसमें जब फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, नेट फोर्स जो है इसको इस डायरेक्शन में लगवा रहे हैं, लेकिन अपन यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर लूप है वो V वेलोसिटी इस साइड में मूव करवा रहे हैं, तो अपन फोर्स तो इस साइड में लग रहा है, एक्सटर्नल जो फोर्स हो तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और बट रेक्टेंगुलर लूप को कौन सी डायरेक्शन में लेके जाना है, अपन को राइट साइड डायरेक्शन में लेके जाना है। तो अपन को कुछ क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क पर यूनिट टाइम में, यानी कि W अपॉन में T, तो W अपॉन T क्या होता है, मैंने क्या बोला अभी कि ये जो नेट फोर्स हो रहा है वो लेफ्ट साइड में लग रहा है रेक्टेंगुलर जो लूप है उस पे, लेकिन अपन को क्या करना है, जो रेक्टेंगुलर लूप है उसको राइट साइड में लेके जाना है, तो उसको राइट साइड में लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नेट फोर्स के अपोजिट में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा राइट साइड में। तो वर्क डन जो है, मान लेते हैं वर्क डन कर रहे हैं इन यूनिट टाइम टी, टाइम टी में, तो वर्क डन अपॉन पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर, पावर की जब वैल्यू निकालोगे तो W अपॉन टी, इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टी। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो तो वर्क डन जो है वो कितना हो गया पर यूनिट टाइम में, एफ की वैल्यू ये रख दे तो कितना हो जाएगा, B1 माइनस B2 एल स्क्वायर V इंटू वी, कितना V स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, ये क्या आ गया, पावर आ गया। पावर मतलब क्या है कि जो अप्लाइड जो नेट फोर्स है रेक्टेंगुलर लूप पे वो तो लेफ्ट साइड में लग रहा है, लेकिन अपन जो रेक्टेंगुलर लूप है उसको v वेलोसिटी से राइट साइड में लेके जा रहे हैं, यानी जो आप फोर्स है उसके अपोजिट में अपन को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा राइट साइड में, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, तो W अपॉन में T, W वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन जाता है, वेलोसिटी, तो F डॉट v, ये पावर आ गया, यानी वर्क डन आ गया। इससे आगे देखें, यदि जो करंट आई जो फ्लो हो रहा है उसके कारण भी तो कुछ एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगी, जो अपने पास करंट आई जो फ्लो हो रहा है उसके कारण भी क्या होगा, एनर्जी का कुछ क्या होगा, ट्रांसफर होगा, एनर्जी का जब ट्रांसफर होगा वो भी क्या, पावर की वैल्यू होगी। यदि रेजिस्टेंस अपन ने R माना है तो पावर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। अब आई की वैल्यू अपने पास थी, कितनी थी, B1 माइनस B2 एल V अपॉन में R, इसका स्क्वायर करना है, आई स्क्वायर दे रखा है, आर स्क्वायर V स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो R, 1R से 1R कैंसिल आउट, तो कितना बन जाएगा, B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर एल स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, कैपिटल R। तो देखो इन दोनों में ये जो पावर आया है ये एनर्जी का कंजर्वेशन जो होगा, मतलब एनर्जी जो स्टोर हुई है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये तो था करंट के कारण एनर्जी का ड्यू टू करंट, और ये एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल जो वर्क डन है उसके कारण एनर्जी स्टोर हो रही है, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि क्या होगा, यदि कोई भी रेक्टेंगुलर लूप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एनर्जी का हमेशा क्या रहता है, कंजर्वेशन रहता है, इससे प्रूफ हो गया। अब आगे देखते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका वो है यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन, यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन ऑफ ए कंडक्टर रोड ऑफ ए कंडक्टर रोड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मोशन करवाने किसका, एक कंडक्टर रोड दे रखा है, कहां पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। मान लिया कंडक्टिंग रोड है, ये वाली कोई कंडक्टिंग रोड है, इसको
ये वाला पॉइंट ए है इसका, एंड जो ए है इसको मतलब यहाँ से सस्पेंड कर दिया, ओ पॉइंट से यानी यहाँ से बांध रखा, और ये क्या कर रहा है, एंगुलर मूवमेंट कर रहा है। एंगुलर मूवमेंट मान लिया ये यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पथ पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, ये जो बोर्ड दे रखा है उसके परपेंडिकुलर इनसाइड में, परपेंडिकुलर इनसाइड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। परपेंडिकुलर इनसाइड में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, कितने एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। स्टार्टिंग में इसकी जो पोजीशन है ओ है, मान लेते हैं ये आफ्टर टी टाइम, न्यू जो इसकी पोजीशन है वो बन जाएगी वाली आफ्टर टी टाइम। आफ्टर टी टाइम इसकी जो न्यू पोजीशन हो ओ डेज पे आफ्टर टी टाइम, कितना एंगल से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे थीटा से क्या कर रहा है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका। तो इसका जब आगे देखेंगे तो क्या करना है, इसमें अपन को इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसकी कंप्लीट लेंथ जो है, पहले जो कंडक्टिंग रोड ली है उसकी कंप्लीट लेंथ मान लेते हैं कैपिटल एल। तो इससे अब पहले स्मॉल एलिमेंट के लिए लेके चले, मान लेते हैं जो इसका सेंटर ओ है जहां पे ये रोटेट कर रही है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जहां पे रोड क्या कर रही है, सर्कुलर पथ पे रोटेट कर रही है, इस पॉइंट ओ से स्मॉल एल डिस्टेंस पे, स्मॉल एल डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, उसका नाम दे दिया डीएल। कितना नाम दिया, डीएल नाम दिया। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल डीएल जो एलिमेंट है उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू ओमेगा एल। कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे जब ये स्मॉल एलिमेंट लेंथ सर्कुलर पथ पे जब मूव करेगा तो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी कुछ, और एंगुलर वेलोसिटी अपन को दे रहा है, कितने एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उसकी जो रेडियस बन रही है वो कितने है, एल है, v इज इक्वल टू ओमेगा एल। अब यदि इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करें किसके लिए, कंडक्टिंग रोड। अपन को पता है यदि कोई कंडक्टिंग रोड है वो जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उससे रिलेटेड जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है, बी वी एल। बट यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन, स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वी डी एल। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, बी वी की जगह कितना पुट करना है, ओमेगा एल डी एल। ठीक है, अब ये तो था स्मॉल के लिए। यदि कंप्लीट के लिए यदि फाइंड आउट करना है, कंप्लीट के लिए यदि फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, दोनों साइड में क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन करवा दोगे। ये तो स्मॉल के लिए था, कंप्लीट के यदि फाइंड आउट करना है तो कहां से कहां तक होगा, 0 टू कैपिटल एल। ये तो स्मॉल के लिए था, कंप्लीट के लिए यदि करोगे तो इसका इंटीग्रेशन करें। हमेशा ध्यान रखना यदि स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, और यदि कंप्लीट यदि फाइंड आउट करनी तब क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो, बी ओमेगा एल डी ओमेगा। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, देखो इसमें ये तो क्या है, ईएमएफ है, तो ईएमएफ तो चेंज होने वाला नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसमें देखो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, एल के रेस्पेक्ट में। एल कहां से कहां तक है, ये 0 से स्मॉल एल था, लेकिन कंप्लीट यदि मानेंगे तो 0 से कैपिटल एल तक हो जाएगा, 0 टू कैपिटल एल। बी ओमेगा कांस्टेंट है, एल का अपन को इंटीग्रेशन अंदर क्या बचेगा, 0 टू कैपिटल एल स्मॉल एल डी एल। तो उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे बी ओमेगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ध्यान रखना, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x की पावर n dx। अपन ने डिफरेंशिएशन में क्या किया था, nx n-1 किया था। ऐसे जब इंटीग्रेशन करते हो तो उसमें +1 हो जाता है, जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, तो इससे जब अप्लाई करवाएंगे तो कंपैरिजन जब करें तो l की पावर कितनी दे रखी है, 1, n की वैल्यू मतलब कितनी 1 है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करवाओगे तो कितना हो जाएगा, l की पावर 1+1 कितना होगा 2, और ऐसे नीचे कितना हो जाएगा 2, 0 टू कैपिटल L। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो वो कितना आ जाएगा, b ओमेगा इनटू में अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट यदि रखोगे तो कितना आ जाएगा L स्क्वायर, और माइनस लोअर लिमिट कितनी रखनी है, 0, तो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म जो है वो कितने 0, तो कितना हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, b ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। तो ये अपने पास क्या गए, यदि कोई भी कंडक्टर रोड है उसमें जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसका यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन जब करवाता है तब उससे रिलेटेड ईएमएफ जो है वो कितना हो जाएगा, b ओमेगा L स्क्वायर बाय 2।
अब इसे में यदि आगे देखें, यदि वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एफ से यदि रोटेट हो रहा है, यदि जो सर्कुलर अपन सॉरी कंडक्टर रोड है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एफ से यदि रोटेट कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एफ से यदि रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी है तो पर यूनिट टाइम है जो टोटल डिस्प्लेस सर्कुलर पथ में एक मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यदि सर्कुलर पथ एक रोड जो है वो कंप्लीट राउंड यदि कंप्लीट कर ले, वन कंप्लीट राउंड में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो यदि यहां से रोड रोटेट होना स्टार्ट हुई, फिर दोबारा रोटेट होगी, यहीं पे दोबारा रही, तो उसका एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो? पाई बाई 2, यहाँ पे कितना हो? पाई, यहाँ पे 3 बाई 2 और कंप्लीट कितना हो जाएगा? 2 पाई। यानी वन राउंड कंप्लीट करने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 2 पाई इन टाइम टी। अब यदि 1 अपॉन टाइम टी, जो टाइम पीरियड है उसका रेसिप्रोकल क्या बोलते हैं अपन? फ्रीक्वेंसी को, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई एफ। यानी ओमेगा की जगह क्या काम में ले सकते हैं? 2 पाई एफ। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में यदि निकाला है तो कितना हो जाएगा? बी इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी रखनी है? 2 पाई एफ इंटू में कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर अपॉन में कितना लिख दोगे? 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो कितना हो जाएगा? बी पाई कैपिटल एल स्क्वायर इंटू में क्या लिखोगे? एफ। तो यानी कि E इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे पाई इंटू एल स्क्वायर लिखा मैंने, क्यों लिखा है? क्योंकि ये एल जो इसकी लेंथ थी, जो रोड थी उसकी लेंथ थी। अब ये सर्कुलर पथ पे जब मूव कर रहा है तो ये जो एल लेंथ है वो क्या बन जाएगी? इसकी रेडियस, और रेडियस यानी कि ये क्या बन गया इसका? अब रेडियस ये है तो इसका एरिया कितना बनेगा सर्कुलर पथ का? पाई एल स्क्वायर। यानी ये क्या बन गया? एक फॉर्मूला तो ये ध्यान रखना कितना हो जाएगा? बी पाई एल स्क्वायर एफ। तो यहाँ पे कितना लिखोगे? बी ए एफ। एफ यहाँ पे क्या है? जो रोड जो सर्कुलर पथ पे मूव कर रहे तो सर्कल का एरिया हो जाएगा। इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में ध्यान रख लेना। जब क्वेश्चन इससे रिलेटेड एंगुलर वेलोसिटी से यदि रिलेटेड आ जाए तब तो ये फॉर्मूला काम में लेना है, और यदि एरिया और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तब ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन है, कोई एक कंडक्टिंग रोड दे रखी है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही है? सस्पेंडेड है इसके सेंटर ओ से। अभी तो अपन क्या ले रहे थे? एंड पे ले रहे थे, एंड पे इसको सस्पेंड कर रहे थे, यानी एंड पे इसको रोटेट करवा एंड पॉइंट से। बट यहाँ पे क्या कर रहा है? ये ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या कर रही है? रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ठीक है, तब इससे रिलेटेड अपन को क्या निकालना है? ईएमएफ निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो देखो इसमें एक पार्ट तो यहाँ पे ए नेम दे दिया इस वाले एंड को, और इस वाले एंड को बी नेम दे दिया। पहले यदि ओ ए के लिए देखें, ओ ए के यहाँ पे क्या कर रहा है? इस एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तब अपन को इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो पहले ओ ए के लिए यदि देखें तो यहाँ पे अपन को पता है कि जब भी कोई कंडक्टिंग रोड है यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो उसमें क्या होता है? जिस एक्सिस जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेट करती है वहां पे तो आता है नेगेटिव साइन, और ऊपर के साइड में क्या आता है? पॉजिटिव साइन। यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, यहाँ पे कैसा होगा? पॉजिटिव साइन। ऐसे यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे कैसा होगा? पॉजिटिव साइन। अब कंप्लीट लेंथ यदि 12 मान ले, इसकी रोड की कंप्लीट लेंथ कितनी मान ली? 12, तो ये वाली कितनी होगी? L, और ये भी कितनी हो जाएगी? L। यानी कि जो अपन निकालेंगे इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसके लिए यदि निकालेंगे E1 AB के कारण निकाले तो कितना होगा? B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन में 2। ऐसे ही यदि AB नहीं है OA, ऐसे ही OB के लिए यदि निकालें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ OB के लिए यदि निकालें तो OB के लिए कितना आ जाएगा? वो सेम ही होगा, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। बट ये तो प्लस का रहे, कैसा रहेगा? माइनस का। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर देंगे, यानी जो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ वो कितना आ जाएगा? 0 आएगा। कब होगा? जब ये क्या कर रहे हैं? सेंटर O के रेस्पेक्ट में क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, एक एक्सिस के चारों तरफ क्या कर रोटेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम मैग्नीट्यूड हो, बट इसमें एक का क्या हो जाएगा?
माइनस होगा, तो दोनों नेट जो जो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जो देखो अपन को नेक्स्ट जो निकालना हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ सर्कुलर मेटल डिस्क इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ induced EMF due to a circular disc in uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। तो यहाँ पे देखो कोई भी सर्कुलर डिस्क दे रखी हो, उसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना, और वो कहाँ पे है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना। देखो कैसे करेंगे। एक सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, उसकी रेडियस जो है वो कितने मान ली, स्मॉल आर मान ली। तो उससे रिलेटेड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अपन को फाइंड आउट क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो सर्कुलर डिस्क है रोटेट कर रही है, अब ये जब रोटेट कर रही है तो उसको काफी सारे क्या मान सकते हैं, रोड से मिलकर बना हुआ, कंडक्टिंग रोड से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ये जो सर्कुलर डिस्क जो है इसको काफी सारी कंडक्टिंग रोड से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। यानी जो कंडक्टिंग एक कंडक्टिंग रोड के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी निकाला था आपने, कितना निकाला था, बी ओमेगा एल स्क्वायर था, बट यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। रेडियल, इस सर्कुलर डिस्क की जो रेडियस है उस कंडक्टिंग रोड की क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी, आर स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ पे देखो एवरी कंडक्टिंग रोड के बीच में ईएमएफ क्या सेम है, तो सभी का जो कंडक्टिंग रोड का जो ईएमएफ वो भी क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे टोटल जो ईएमएफ रिलेटेड है किससे, कंडक्टिंग सर्कुलर डिस्क से, वो भी कितना होगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ पे आगे जब करें इसको तो इसको बी ए एफ, सेम वही आंसर आएगा जो सेम है। दोनों टॉपिक्स क्या है, सेम है, कंडक्टिंग रोड और सर्कुलर डिस्क दोनों टॉपिक है सेम है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन ए रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग कॉइल रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ, induced EMF in a produced in a rectangular conducting coil, rectangular conducting coil in an uniform magnetic field, in an यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई भी एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग कॉइल दे रखी है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अपन क्या करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। तो मान ले कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग कॉइल, मान रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग कॉइल है, ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। रोटेट कर रही है तो कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करवा रहा है, अभी तक ओमेगा से, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे अपन, काम में क्या लेंगे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करवा रहे हैं। यहाँ पे इसको मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रख दिया अपन ने, इसका नॉर्थ पोल है और इसका क्या है, साउथ पोल है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दिया। तो अपन को क्या फाइंड आउट करना है, ईएमएफ फाइंड आउट करना है। ईएमएफ क्या होगा, लेंज लॉ लगा दो या फिर फेराडे सेकंड लॉ, E इज इक्वल टू क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, माइनस डी फाई अपॉन में dt, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन में dt। तो यहाँ पे पहले फ्लक्स सही है, अपन को फ्लक्स कैसे निकलेगा, मान लेते हैं किसी टाइम t पे, किसी टाइम t पे जो इसका एरिया एलिमेंट है, इसका जो रेक्टेंगुलर कॉइल ली है, रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग जो कॉइल ली है उसका एरिया एलिमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना मान लेते हैं, थीटा। अब थीटा टी टाइम पे बोले तो थीटा बोला है, अपने पास एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टी, यानी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम टी।
यहाँ पे थीटा जो है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या कर रही है, जो रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग कॉइल है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम टी, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा टी। अब देखो यदि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से यदि रोटेट कर रहा है तो इससे रिलेटेड एन टर्न्स कर रहा है, मतलब पहले यदि फ्लक्स निकाले तो फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, बी ए कोस थीटा। ये दोनों के बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा होगा। तो यहाँ पे यदि तो था एन वन साइकिल के लिए, यदि एन साइकिल यदि कंप्लीट कर रहा है तो कितना हो जाए, एन बी ए कोस थीटा। तो यहाँ पे कितना लिखोगे, फाइव इज इक्वल टू एन बी ए, थीटा की जगह ये वैल्यू पुट करें तो कितना हो जाएगा, कोस ओमेगा टी। अब देखो इसमें यदि मैक्सिमम वैल्यू यदि निकालोगे, मैक्सिमम वैल्यू यदि निकालोगे, थीटा इज इक्वल टू कितना रखना है, 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में फाइव इज इक्वल टू कितना बचेगा, एन बी ए। अब ये मैक्सिमम वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0 पे कोस 0 की वैल्यू 1 आ रही है, जो कि कोस की मैक्सिमम वैल्यू यानी ये मैक्सिमम है, तो ये भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी फाइव नोट। यानी एन बी ए की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, फाइव नोट लिख सकते हैं। तो फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइव नोट कोस ओमेगा टी। ये क्वेश्चन नंबर आ गई फर्स्ट। अब अपन को निकालना क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या लगा दे, फेराडे सेकंड लॉ। फेराडे सेकंड लॉ क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन में dt। इसका क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएशन, E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन में dt, तो सेपरेट कर लिया, और फाई की जगह कितना रखना है, फाई नॉट कोस ओमेगा टी। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे आप, तो डिफरेंशिएशन करना है, ये फाई नॉट तो क्या है, कांस्टेंट है, अपन को t की टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो फाई नॉट तो आगे बाहर। कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन, माइनस हो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन ओमेगा टी। अब साइन कोस का तो हो गया, बट ओमेगा टी भी तो एक फंक्शन है, तो ओमेगा टी का दोबारा से जब इसमें डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, फाई नॉट इनटू में क्या रख दोगे, टी, सॉरी फाई नॉट ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ओमेगा टी का डिफरेंस कितना होगा, ओमेगा होगा। अगेन देखो इसमें फाई नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी थी, ओमेगा भी क्या है, फिक्स एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट हो गए। तो इस कंडीशन में E इज इक्वल टू, इसकी जगह भी न्यू कांस्टेंट काम में लेता है, E नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यदि E नॉट की यदि वैल्यू रखोगे तो E इज इक्वल टू E नॉट, फाई नॉट की वैल्यू रखोगे कितना आया था, एन बी ए, साथ में कितना दे रखा था, ओमेगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा इसका, यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो कितना होगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। तो आगे कंटिन्यू पढ़ते रहो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और जो कुछ प्रॉब्लम हो रिलेटेड इससे तो पूछ लिया करो। थैंक यू।